अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैदा अनवर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैदा अनवर ख़ान ऑफिशियल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार दुनिया की 300 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यकीनन हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि हमारी ज़रई यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो हमारा दावा है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और ये हमारा ख्वाब है कि खुराक में खुद कफालत। लेकिन दावा तो हमारा दुरुस्त है, क्या ख्वाब हमारा पाया तकमील तक पहुंच सकेगा? क्योंकि पाकिस्तान को बने एक नहीं दो नहीं 70 साल हो चुके हैं, बल्कि 73 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को कायम हुए। लेकिन ज़राअत में अभी तक जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई है। बहुत सारे ज़रई इदारे इसके लिए कोशां हैं, काम भी कर रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शायद कमी है कहीं पे कि आज भी हम गंदम से लेकर दालें सब इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ये हमारे लिए गाली है, क्योंकि खुद कफालत का जो दावा है वो इस तरह से तो पूरा नहीं होगा। ज़रई मुल्क होने का जो हमारा दावा है उसको हम सच साबित नहीं कर सकेंगे। इतने साल गुजर जाने के बाद भी हमारी ज़रई तरक्की क्यों मुमकिन नहीं हो सकी? क्यों हम खुराक में खुद कफील नहीं हो सके? क्या वजूहात हैं? हल क्या है? इसको भी देखना है और बात करेंगे आज। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाई हूँ। फैसलाबाद की जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका एक नाम है, एक पहचान है, और यहाँ पे इसके जो वाइस चांसलर हैं इकरार अहमद ख़ान साहब, यकीनन उनकी सरबराही में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा की तवक्को है, क्योंकि यही वो शख्स है जो शायद खुराक में खुद कफील होने का हमारा जो ख्वाब है वो पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है। बात करेंगे इकरार अहमद ख़ान साहब से, उनसे पूछेंगे वजूहात क्या हैं, सलूशन क्या है, तदाबीर क्या है, क्यों हुकूमती जो ओहदेदार हैं वो इनको अपने अतमाद में नहीं लेते, जो किसान हैं उनको क्यों नहीं बिठाया जाता उन कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ पे फ़ैसले किए जाते हैं कि ज़रई अजनास की रिक्वायरमेंट क्या है, एक किसान कितनी फसल पैदा करे कि बाइज़्ज़त तरीके से फ़रोख्त कर सके। उसके ज़रई अजनास के साथ जो होता है हम सारा साल देखते हैं, किस तरह से किसान का दिल टूटता है, वो किस तरह से दिल बर्दाश्ता होता है और वो आखिरकार उस फसल को काश्त करना बंद कर देता है, और नतीजतन हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया से प्याज आ रहा है, दीगर ममालिक से गंदम आ रही है। खुद कफील होने का दावा पाकिस्तान का है और गंदम इंपोर्ट की जा रही है। क्यों? जब तक किसान को उसका हक नहीं मिलेगा, जब तक पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं करेगी, खुराक में खुद कफील होने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसी सिलसिले में बात करते हैं इकरार अहमद ख़ान साहब से, जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के। मेरे साथ चलिए। जी, हम पहुंच चुके हैं ज़रई यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, जहां बात करेंगे इस वक्त वाइस चांसलर जनाब इकरार अहमद ख़ान साहब से, और इन्हें वेलकम बैक भी कहते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इनकी सरबराही में यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मेले होते रहे हैं और दीगर कंपटीशन होते रहे हैं, किसानों के दरमियान में बड़ा वलवला, बड़ा जोश और बड़ी बेहतरी नज़र आती रही है। हमें पूछते हैं आगे क्या इरादा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, वेलकम बैक। आप यूनिवर्सिटी में दोबारा आए हैं, बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि आपके दवार में हमेशा हमने बड़ी चहलकदमी, बड़ा अच्छा काम होते हुए देखा है। अभी क्या अज़ाइम लेकर आए हैं? देखिए, मुल्क में इस वक्त तकरीबन 200 जामियात हैं, जिसमें ज़राअत की भी 7 या 8 यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं, फेडरल, प्रोविंशियल। लेकिन कहीं भी आप दुनिया में जाएं तो ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान की शनाख्त जो है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ही है। जी बिल्कुल है। और बाकी जो अदारे हैं वो भी हम समझते हैं कि हमारी सिबलिंग्स हैं या हमारी ऑफशूट्स हैं। तो सबसे अहम जो मेरे लिए इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि इसको किसान दोस्त बनाना है। किसान के नाम पे है, लेकिन किसान दोस्त कितनी है ये फ़िक्र की बात है। जी बिल्कुल है। तो मुझे इस बात की फ़िक्र है कि हम एकेडमिया में रहते हुए किसान दोस्त कैसे बने। एकेडमिया में क्लासें पढ़ाना, पेपर लिखना, किताबें लिखना, ये हर एकेडमिक्स की आम जिंदगी है। हमारी खुसूसी ज़िंदगी ये है कि हम किसान दोस्त कैसे हों, इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल हो थोड़ा। जो हम काम कर रहे हैं वो किसान तक पहुँचे। किसान का अगर खेत जो है वो उसकी पैदावार बढ़ेगी
تو جو شہر میں رہنے والا ہے اس کی بھی آسودگی ہوگی. ایسا ہی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کے چینی کے بالکل میرا اگلا سوال بھی بلکہ اسی طرف آ رہا تھا کہ سر مجھے حیرت ہوتی ہے, ہمارا دعویٰ ہے ہم زرعی ملک ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خوراک میں خود کفیل ہیں, لیکن ابھی جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گندم بھی ہمیں منگوانی پڑ رہی ہے, دالیں بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں زراعت منافع بخش نہیں رہی, تو اگر کسان کو منافع نہیں ملتا تو کسان کی محنت بھی جو ہے وہ رائے گاہ جا رہی ہے, اس کی جو جمع پونجی ہے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی ضائع ہو رہی ہے, اور ایک ایک کسان کو جب ملا لیتا ہے تو وہ ہماری قومی پیداوار بن جاتی ہے. جی ایسے ہی. اور قومی پیداوار کو ہم جو جی ڈی پی کی گفتگو ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ سروسز اور انڈسٹریل سیکٹر جو ہیں وہ بھی زراعت پہ ڈپینڈنٹ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر زراعت اچھی ہوگی تو سروسز اور جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ بھی ہوتی ہے. جی ایسے ہی. تو یہ آٹے اور چینی کے بحران کے اوپر جو سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری پیداوار ناکافی ہے. یہ جو بحران اسی وقت آتے ہیں جب سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے بیلنس ہوتی ہے, وہ ناکافی ہے, اور ناکافی ہونے کی وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے کسان کو بھی اور صارف کو بھی. تو یہ مارکیٹ کی جو ایکسپلائٹیشن ہے یہ اس کی گورننس, اس کی ریگولیشن, اس کی ٹرانسپیرنسی, یہ مساوات پہ چل رہی ہے یا نہیں, وہ مسائل تو ہیں ہی. دوسری طرف یہ ہے کہ کسان جو ٹیکنالوجی کے رگما رول میں جس چکر میں پڑا ہوا ہے, وہ ٹیکنالوجی بہت آپ کہہ لیں کہ گھس پٹ گئی ہے, اور ہم کسان کو نئی ٹیکنالوجی پہ لا نہیں سکے. اس میں نہ لانے میں یہ بالکل ہرگز بات نہیں ہے کہ کسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو تبدیل یعنی مثلا بیج بہتر ہونا چاہیے یا کھاد پوری ہونی چاہیے یا اس کو اس کے کیڑے مکوڑے جو بیماریاں ان کا بچاؤ کیسے ممکن ہے. یہ اس کو پتہ ضرور ہے کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن ان مسائل کا حل جو ہے وہ اس کے ڈور سٹیپ پہ نہیں ہے, یا پھر اس کی پہنچ میں نہیں ہے. یہی بات ہے. اور یا پھر مارکیٹ جو ہے اس کا سگنل ایسا ہے کہ فارمر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے. وہ اس کی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں. مثلا اب فارمر جو کپاس نہیں لگانا چاہتا کیونکہ فارمر کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے بس کرو گی. یہ میں بالکل یہی میں بات دہرانا بھی چاہ رہی تھی کہ مجھے سر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم زرعی ملک ہیں اور زراعت میں خود کفالت کا خواب بھی دیکھتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب کسان اپنی فصل کو تیار کر کے مارکیٹ میں آتا ہے تو وہاں پہ کیا گورنمنٹ کو, جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں, ان کو نہیں چاہیے کہ انہیں ٹارگٹ دے کہ ہمیں آپ سے اگلے سال اتنے من گندم یا اتنے من کپاس درکار ہوگی, ٹھیک ہے, اگر وہ بہتر پیداوار لے آتا ہے تو پھر اس کی زرعی اجناس رل جاتی ہیں, اس کی قیمت نہیں لگتی, تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ٹارگٹ تو ہر سال بنتے ہیں سرکار کے, فیڈرل لیول پہ بھی پروونشل لیول پہ بھی ٹارگیٹنگ ہوتی ہے, لیکن وہ ٹارگٹ اسی وقت پورے ہوں گے اگر کسان جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے بنائے جائیں. جی بالکل اوپر سے بنائے جا رہے ہیں, کسان کو سامنے رکھ کے نہیں بنائے جا رہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری, کسان کو سامنے رکھ کے نہیں بنتے. تو اب اس ملک کی جو زراعت ہے نا, کسان کے ساتھ ہماری ہمدردی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی کڑوی حقیقت بھی ہے. کڑوی حقیقت یہ ہے کہ کسان کا جو دائرہ عمل ہے وہ منافع بخش اس لیے بھی نہیں ہے کہ کسان کی اب وہ سکت ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی دنیا میں آگے چلی گئی ہے, جس طرح سے کاسٹ آف پروڈکشن نیچے گئی ہے, ایفیشنسی زراعت میں آئی ہے, وہاں پہ میکنائزیشن جو ہر چیز میں آ گئی ہے, اور پھر جینیٹکس جس طرح سے امپروو ہوئی ہے, اور پھر ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جس طرح سے ایکسپینڈ ہوئی ہے. ہم ایز اے ہول سسٹم اس کو کیا اس کو کہنا چاہیے نیکسٹ لیول پہ لے جا ہی نہیں سکے. اب دنیا میں ملٹائی گرین بریڈ جو ہیں وہ یعنی پریفرڈ ہیں, دنیا ملٹائی گرین کی طرف چلی گئی ہے. ہم گندم کی چپاتی سے نکل ہی نہیں رہے جی, جبکہ گندم کی یہاں شارٹیج تو صرف 1.5 ملین ٹن کی ہے نا, 1 ملین 1.5 ملین ٹن کی, اور مکئی جو ہے وہ 3 ملین ٹن سرپلس ہے. تو اب یہ کیوں نہیں بلینڈڈ بریڈ کی طرف جا سکتی قوم؟ کوئی بندہ اس میں بات ہی نہیں کر رہا. یہی بات ہے. یعنی گندم 2600 روپے ہے اور مکئی جو 1200 روپے بک رہی ہے,
1400 रुपए में, 1200 रुपए में, क्यों नहीं ब्लेंड हो रही 20%? 20% ब्लेंड हो, आपकी इंपोर्ट खत्म हो जाए। तो हमने अपनी अदात भी जो है, या हमारा जो निज़ाम है, उस निज़ाम में हम तब्दीली। सर अवेयरनेस का भी काफ़ी हद तक इसमें रोल है कि लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। आटे की बात कर लेते हैं, 1200 फ्लावर मिले हैं, 1200 फ्लावर मिलों का अपना एक तरीका है, क्या से कहना चाहिए, लफ्ज़ यूज़ करने मजबूर, वारदात है। जी जी ऐसे ही है। ठीक है, उस वारदात में जो फिट हो रहा है उसकी वजह से 26 रुपये और से लेके 3000 तक पहुंच गई है। जी ऐसे ही पहुंच गई है, सही कह रहे हैं आप, बजा फरमाया आपने। और अभी आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसमें माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे बीज भी दिए हैं ज़राअत को, किसानों को, बड़ी ज़बरदस्त फसलें उससे पैदा हुई हैं। अभी अपकमिंग कोई रिसर्च हो रही है इसके ऊपर मज़ीद भी? ये जो बीज अच्छे नए देने की टेक्नोलॉजी जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था, ख़ास तौर पे गंदम और चावल का, वो, और उस वक्त फर्टिलाइज़र और उसके साथ मिनिमम मैकेनाइजेशन, वो फार्मूला अब नहीं चलेगा। उस तरीके से नए बीज बनाने का अमल जो 10 साल लगते हैं, और 10 साल में कितनी जनरेशनें जो हैं वो डैमेज हो जाती है, वो तरीका दुनिया भूल चुकी है। दुनिया उससे बहुत आगे चली गई है। दुनिया पहले तो गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों में। जी बिल्कुल। आज तक हम सिर्फ बीटी कॉटन के ऊपर ही हिट गए, हम उसको ही नहीं सीधा कर सकते। जी ऐसे ही। अब इस साल नोबेल प्राइज मिला है जीनोम एडिटिंग पे। ओके। सिर्फ 10 साल में एक इन्वेंशन या एक डिस्कवरी से नोबेल प्राइज तक चली गई है साइंस जेनेटिक्स को लेके। और हम अभी तक 60s वाला या वो बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं होते, लेकिन टेक्नोलॉजी जिद्दत तो लाई जा सकती है, एप्लीकेशन उसमें जो है वो बदल चुकी है। बिल्कुल। हम मेंडल की जेनेटिक्स के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उसको तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन जीनोम एडिटिंग उससे बहुत आगे जा चुकी है। अगर पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील करना है तो किसान को खुशहाल करना होगा, क्योंकि खुशहाल किसान ही खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है।